हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, डॉवरीनर ट्राइड्स क्लासिफिकेशन, डॉवरीनर का त्रिक विभाजन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, डॉवरीनर ने 1829 तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे उनको क्लासिफाइड किया था, उनको अरेंज किया था। इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन के लिए एक लॉ प्रपोज्ड किया था जिसे बोला जाता है डॉवरीनर ट्राइड लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो लॉ था ये एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पर बेस्ड था। इन्होंने अपने लॉ में क्या कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस की मीन वैल्यू के बराबर होगा। फिर से सुने, इन्होंने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की मीन वैल्यू के बराबर होगा। समझ गए ना? इस तरह से उन्होंने कहा कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अदर 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के इंटरमीडिएट होंगी, मतलब उनके बीच की प्रॉपर्टीज होंगी। समझ गए ना? और यही मैंने लिखा है कि दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। अब इनका लॉ क्या था कि व्हेन 3 एलिमेंट्स जिसे बोला उन्होंने ट्राइड, क्या कि व्हेन 3 एलिमेंट्स मतलब ट्राइड ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज और सिमिलर प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं आर केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल्स or approximately equals to the mean value of atomic masses of remaining 2 elements. Thus, the properties of middle element work in between those of the other 2 elements. बात समझ गए ना कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा ना ट्राइड में, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का एक इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। तो समझे बच्चों, इसने क्या कहा है कि जब समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, समझ गए ना, समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो शेष बचे 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर होगा। मतलब यह है कि जो बीच वाला तत्व होगा उसके गुण शेष बचे 2 तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती मान के बराबर होंगे। समझ गए ना? और यही मैंने लिखा है कि जब समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर होगा, अर्थात मध्य तत्व के गुण अन्य 2 तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होंगे। समझ गए ना? मान लो कोई भी एक सिस्टम है जिसका वेट 10 किलोग्राम है, दूसरे का जो थर्ड एलिमेंट मान लो थर्ड सिस्टम है उसका मान लो 20 है किलोग्राम है। अब मान लो इनका ग्रुप बनाया जाए तो बीच वाले का मास क्या होगा? फर्स्ट का है 10, थर्ड का है 20, तो बीच वाले का तो हम औसत या एवरेज निकाल सकते हैं।
यही इसी वे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये लॉ। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम लेते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल। जैसे फर्स्ट ट्राइड है लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और पोटेशियम का कितना है 39। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका एवरेज लें और इस तरह से जो ये मीन वैल्यू आई वो कितनी हो गई 23। इसका मतलब है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा 23, और वो होता भी है। समझ गए ना? तो इस तरह से आपने देखा कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के मीन वैल्यू के क्या है बराबर है। एक एग्जांपल समझ गए होंगे। दूसरा ट्राइड है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। इसमें आपको किसका स्ट्रोंशियम का कैलकुलेट करना है, तो ये जब आप इसका मीन वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 88.5। इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रोंशियम का कितना हो गया 88.5। आप इन ट्राइड को कैसे याद रखेंगे, तो इसमें लेना है कि लेना क्या है, मतलब LINAK, इस तरह से आप ये ट्राइड याद कर रहे हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप लिखेंगे कार, ठीक है, मतलब यहां पर हो गया कार स्कूटर बाइक लेना है। वो पूछ रहा है कि लेना क्या है, तो ये है कार स्कूटर बाइक लेना है, मतलब है CA SR और BA। ऐसे ये दूसरा ट्राइड याद रखेंगे। यहां तक समझे, और भी एग्जांपल बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर। अब देखो जो और नेक्स्ट जो ट्राइड है, ठीक है, थर्ड नंबर का वो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का है 35.5 और इसका है 127। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना आया 81.25, मतलब इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आएगी वैल्यू। समझ गए ना? ठीक इसी तरह से ये है सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम। इसका मास 79.5 है, तो इस ऑर्डर में आ गया। हालांकि और भी ट्राइड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस समय कौन कौन से ट्राइड डिस्कवर्ड थे, वो मेन 3 थे, जो 2 पहले बताए और एक ये। बाकी ये ट्राइड और भी ट्राइड्स बनाए जा सकते हैं। तो उस समय जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उसने इस तरह से उनको ट्राइड में क्लासिफाइड किया था। इनको कैसे याद करें, तो 2 तो मैंने बता दिए। अब आप इसको ऐसे याद रखोगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अभी वहां तक आया था कि कार स्कूटर बाइक लेकर, तो अब वो जब लेकर आएगा तो हो जाएगा कल से फिर बाहर आओ, तो अपनी बाइक लेकर कल से बाहर आओ, ऐसा याद रख लेना है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और इसको कैसे याद रखोगे कि जब आप बाहर आओगे तो सब साथ तेरे चलेंगे, तो सब साथ तेरे, ऐसे याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्राइड जो है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ट्राइड क्लासिफिकेशन से। तो ये था डॉवरिनर का ट्राइड क्लासिफिकेशन। समझ गए बच्चों कि अगर समान गुण वाले 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखोगे तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर होगा। यही है त्रिक नियम, ठीक है। इस तरह से बीच वाले तत्वों के जो गुण है ना, वो अन्य 2 तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये था डॉवरिनर का ट्राइड क्लासिफिकेशन। तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो डॉवरिनर का लिमिटेशन क्या था। तो ये जो हाइपोथेसिस थी, ये जो कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन का, ये कुछ ही एलिमेंट्स को ट्राइड के रूप में क्लासिफाइड कर पाया, अरेंज कर पाया। अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं या उस समय और भी जो डिस्कवर्ड थे, उन सारे एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो इस कॉन्सेप्ट से नहीं किया जा सका, इसीलिए इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। मतलब ट्राइड क्लासिफिकेशन द्वारा सब एलिमेंट जितने भी हैं उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं था।
ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए हो, इसे नोट करें। समझ गए बच्चे कि डॉबरिनर सिद्धांत केवल कुछ तत्वों को ही त्रिक के रूप में व्यवस्थित कर सका, इसलिए समस्त तत्वों के विभाजन के लिए इस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सका। तो ये था हमारा डॉबरिनर का क्लासिफिकेशन, तो आप इसे नोट करें। अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ में, और वो है हमारा क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज, न्यूलैंड का अष्टक नियम। समझ गए ना। तो अब देखो न्यूलैंड ने डॉबरिनर के कॉन्सेप्ट के बाद फिर आगे बढ़कर 1865 में, उस 1865 तक जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, समझ गए ना, उन्हीं को अपने इस लॉ में क्लासिफाइड किया था, अरेंज किया था। इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा जाए। फिर से सुने, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, और किसी भी एक एलिमेंट से, ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें नंबरिंग, तो ये देखा गया कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे। मतलब उसने ये कहा है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के समान होंगी, सिमिलर होंगी। ये समानता ठीक उसी तरह बताई उसने जैसे कि जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, संगीत के जो सुर होते हैं, उसमें पहला फर्स्ट और क्या एट्थ बिल्कुल समान होता है। समझ गए ना। तो यही इसने कहा है कि द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑन स्टार्टिंग विद एनी एलिमेंट, the first element will exhibit similarities with the properties of eighth element. This is as a musical note in which the first, ठीक है, in which eighth note is same as the first note. अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। समझिए बच्चों कि इस नियम में बोला गया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो पहले तत्व और आठवें तत्व के गुणों में समानता होगी। ये उसका नियम था। तो अगर हम ये देखें कि ये जो समानता है ना, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि संगीत का पहला और आठवां सुर समान होता है। समझ गए ना। इस तरह से ये इसका लॉ था। तो आप इसे नोट करें, फिर हम एग्जाम्पल देखें। अब देखो ये एग्जाम्पल नहीं, जैसे यहां से स्टार्ट करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उस समय जीरो ग्रुप नहीं था। समझ गए ना। इसलिए तो यहां से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये एट्थ एलिमेंट है, तो इसका मतलब लिथियम और सोडियम में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। ठीक, यहां से स्टार्ट करें तो एट्थ ये होगा, तो ये तीनों सिमिलर होंगे प्रॉपर्टीज में। अगर आप यहां से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो एट्थ ये होगा। ठीक, यहां से स्टार्ट करें तो एट्थ ये होगा, यहां से स्टार्ट करें तो एट्थ होगा। तो इसका मतलब है कि एक के नीचे जो भी दूसरा आएगा वो क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज में। ठीक, देखो किस तरह से कि ये है सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा आ गया, तो यहां पर दोबारा सा आ गया जो एट्थ एलिमेंट। यहां से अगर सारे गा मा पा धा नी सा, तो यहां से आएगा। मतलब इस तरह से। और ये है अंग्रेजी के सुर जो है, डो रे मी फा सोल ला सी, जो भी हो उनके, तो उनमें भी 7 होते हैं, और हमारे भी संगीत के जो सुर हैं वो 7। तो इस तरह से उसने इसकी समानता बताई कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है वो प्रॉपर्टीज में सिमिलर होगा अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। जैसे होता है ना कि हम 7 जन्म साथ में, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, 8वां क्यों नहीं निभाएंगे?
क्योंकि 7वें के बाद फिर फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर 7 तक निभाएंगे और यही अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए 7 जन्म तक ही 7 बहुत है, उसके बाद तो हर बार 7 होता रहेगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज आ जाती हैं। फर्स्ट और 8th में ये था न्यूलैंड का ऑक्टावेज रूल, तो आप इसे